मिसाइल अटैक की ये तस्वीर सामने आई है, जहां इस हमले में 39 लोगों की मौत। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हमले में 39 लोगों की मौत हो चुकी है और शेल्टर कैंप के नजदीक मिसाइल हमले की पहले ये तस्वीर देखिए। गाजा में इजरायल का विध्वंसक हमला। और मध्य गाजा में इजरायल के एयर अटैक की अगली बड़ी खबर, जहां हमास के बचे ठिकानों पर हमलों को कैसे अंजाम दिया गया उसकी तस्वीर। फूड पॉइंट के नजदीक बमबारी में 25 की मौत। हमास के बचे ठिकानों पर लगातार हो रहे हमलों के बीच एक और खबर आई है, और मध्य गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक के बाद की ये तस्वीर। अगली बड़ी खबर, गाजा के जबालिया में हमास के हमले को लेकर, जहां इजरायली सैन्य वाहन पर गुरिल्ला अटैक और हमले में इजरायल सैनिकों की मौत। इजरायली सैन्य वाहन पर कैसे इस अटैक को अंजाम दिया गया, ये देखिए तस्वीर। बिल्कुल नजदीक आते हैं। हालांकि गाजा में जबालिया में हमास का ये हमला बताया जा रहा है। इसी हमले में इजरायली सैनिकों की मौत। तो गाजा के इस फ्रंट पर कैसे हमलों को अंजाम दिया गया उसकी 3 तस्वीरें आपने देखी। 3 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां रिपोर्ट में दावा किया गया कि किस तरीके से इजरायल के इस विध्वंसक हमले में 39 लोगों की जान गई। वहीं मध्य गाजा में इजरायल ने कैसे हमले को अंजाम दिया, हमास के उन बचे ठिकानों को टारगेट किया गया देर रात, जिसके बाद की ये तस्वीर आपने देखी। वहीं इजरायल में आपको बता दें, इजरायल के ही टैंक के बिल्कुल नजदीक आते हुए जबालिया में हमास ने हमले को अंजाम दिया गाजा में, और इसी हमले में इजरायली सैनिकों की मौत का किया जा रहा है दावा। और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के आर्मी मेजर की हत्या। मेजर अनवर काकर की कार पर अटैक, जहां मैग्नेटिक बॉम्ब से व्यस्त सड़क पर अटैक को अंजाम कैसे दिया गया, ये देखिए तस्वीर। आपको बता दें, ये बलूचिस्तान में पाकिस्तान के आर्मी मेजर की हत्या को लेकर खबर है, और मेजर अनवर काकर की कार पर यह अटैक कैसे हुआ, ये देखिए तस्वीर। खबर है कि मैग्नेटिक बॉम्ब से बिजी रोड पर, बीच सड़क पर चल रही इस गाड़ी पर अटैक हुआ। ये 2 तस्वीरें एक साथ, हमले से पहले और हमले के बाद की वो तस्वीर, जहां सीसीटीवी के जरिए यह साफ हुआ कि कैसे बीच सड़क पर मैग्नेटिक बॉम्ब से इस हमले को अंजाम दिया गया। और खबर यह कि मेजर अनवर काकर की कार को अटैक किया गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के आर्मी मेजर की हत्या। और सीरिया में विद्रोहियों की बर्बरता, एक और बड़ी खबर है। निहत्थे द्रूज को सामने से गोली मारी गई। एसटीएस और बेदोइन कर रहे हैं अटैक। ड्रोन बोट से हमला, एक और बहुत बड़ी खबर है, और ये रूस की वॉरशिप पर हमले की कोशिश, जहां रूसी सेना ने तबाह किया यूक्रेनी ड्रोन बोट। तो ब्लैक सी में यूक्रेन का ड्रोन बोट से हमला, ये देखिए तस्वीर। रूस के वॉरशिप पर हमले की कोशिश की ये तस्वीर। रूसी सेना ने यूक्रेनी ड्रोन बोट को ही तबाह कर दिया। गौर से इस तस्वीर को देखिएगा, कुछ ही सेकंड में कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि रूसी सेना ने यूक्रेनी ड्रोन बोट को कैसे टारगेट किया, ये उसकी तस्वीर है, जहां रूस के वॉरशिप पर हमले की वो कोशिश कर रहे थे। और ये ब्लैक सी में यूक्रेन की ड्रोन बोट से हमले को लेकर। और अमेरिका के लॉस एंजलिस में बाल बाल बचे विमान यात्री। आपको बता दें, डेल्टा एयरलाइन के बोइंग 767 विमान के इंजन में आग लग गई, और उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की ये तस्वीर। खौफनाक तस्वीरें, जहां देखिए किस तरीके से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही विमान में आग लगी, और इंजन में लगी आग की ही ये तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग हुई। अमेरिका के लॉस एंजलिस में डेल्टा एयरलाइन बोइंग 767 विमान में लगी आग की ये तस्वीर। और वियतनाम के हालोंग बे में यात्रियों से भरी नाव कैसे पलट गई, उसकी तस्वीर सामने आई है। इस हादसे में 37 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि कई लापता बताए जा रहे हैं। तूफान में नाव में सवार 53 जा रहे हैं, और वक्त रहते सिर्फ 11 लोगों को ही बाहर निकाला जा सका।
तो जल्द आपको बता देते हैं किस तरीके से अलग अलग फ्रंट से आई हैं वो बड़ी खबरें और वो तस्वीरें आपने देखी, जहां साफ है कि किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। जहां पहली बड़ी खबरें थी गाजा में हुए इन ऑपरेशंस को लेकर, जिससे साफ है कि किस तरीके से गाजा के जबालिया में हमलों को अंजाम दिया गया। मध्य गाजा में ही हमास के बचे ठिकानों को टारगेट किया गया। वहीं मेजर अनवर काकर की कार को कैसे मैग्नेटिक बॉम्ब के जरिए बलूचिस्तान में पाक आर्मी मेजर की हत्या को अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीर आपने देखी। वहीं विद्रोहियों के बीच आपको बता दें निहत्थे द्रूज को सामने से कैसे गोली मारी गई, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। वहीं रूस यूक्रेन फ्रंट से भी तस्वीरें सामने आई, जहां ब्लैक सी में यूक्रेनी ड्रोन बोट पर हमला हुआ और वहीं लॉस एंजलिस में एयरपोर्ट पर ही विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, जहां इंजन में लगी आग। और वियतनाम से आई तस्वीर जहां नाव डूब गई। 53 लोगों में को सवार इस नाव में से सिर्फ 11 लोगों को ही बचाया जा सका। लेकिन अब आपको बता दें बहुत बड़ी खबर है और इस बीच ये तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है सीरिया में। और ये एक खबर उस लिहाज से समझना जरूरी है जहां सीरिया में विध्वंसक हो रही है सिविल वॉर, और स्वेदा में द्रूज और बेदुइन मिलिशिया के बीच भीषण गोलीबारी को लेकर यह खबर है। सड़क पर खुलेआम फायरिंग करते मिलिशिया दिखे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर आम लोगों को निशाना बनाया गया। सीरियाई डिफेंस फोर्स अब तक युद्ध रोकने में नाकाम रही है। और सीरिया में आमने सामने की जंग की एक और तस्वीर, जहां स्वेदा में एचटीएस लड़ाकों का यह बड़ा हमला है। द्रूज विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की यह तस्वीर सामने आई। स्वेदा पर कब्जे के लिए आक्रामक होते युद्ध की ये तस्वीर देखिए। सीरिया के ही स्वेदा में गाजा जैसे हालात हैं और स्वेदा के बड़े इलाके में भारी तबाही की और तस्वीर सामने आई। द्रूज समुदाय के घरों को निशाना बनाया गया। द्रूज मिलिशिया ने कहा यह संघर्ष नहीं विनाश। तो स्वेदा के बड़े इलाके में मची तबाही की इन तस्वीरों को देखकर आपको गाजा के फ्रंट की भी तस्वीरें याद आ रही होंगी, क्योंकि यह साफ है कि कैसे अब सीरिया में ही स्वेदा में लगातार हो रहे हमलों से गाजा जैसे हालात नजर आने लगे हैं और द्रूज समुदाय के घरों को कैसे निशाना बनाया गया। द्रूज मिलिशिया ने कहा यह संघर्ष नहीं विनाश। और अमेरिका की सीरियाई सरकार को चेतावनी, जहां स्वेदा में ही सुरक्षा बलों का इस्तेमाल करे जुलानी। आपको बता दें स्वेदा के संघर्ष को जल्द खत्म करने की यह चेतावनी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की यह वार्निंग। आईएसआईएस को रोके सीरिया की जुलानी सरकार। अनुज माथुर सर, इन तस्वीरों के आधार पर पहली बड़ी बात आपने सुनी, जहां गाजा जैसी तस्वीरें अब यहां सीरिया में भी नजर आ रही हैं। ऐसे में इस बीच अमेरिका की सीरियाई सरकार को चेतावनी को लेकर भी बड़ी खबर है सर। सुरभि जय हिंद। देखिए आपको एक बात बताऊं कि सीरिया जो है वैसे तो काफी समय से चल रहा है, लेकिन अब निश्चित रूप से एक गृह युद्ध की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है मेरे को, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने सीज फायर का अनाउंसमेंट किया था और सीज फायर के होने के तुरंत बाद से लेकर के मेरे ख्याल से वो सीज फायर कुछ पल भी नहीं रुक टिका और तुरंत बाद से लेकर के लगातार ये इनके ऊपर जो सीज फायर का वायलेशन है होता रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से सदर्न पार्ट्स ऑफ सीरिया में जहां पर कि स्वेदा जो आप नाम ले रही हैं उस जगह पर ये जो लोगों को इस बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसका भी बहुत जबरदस्त इसके ऊपर असर पड़ रहा है। तीसरी तो स्टांस जॉर्डन ने अभी अडॉप्ट किया हुआ है। जॉर्डन का जो स्टांस है कि वो किसी भी प्रकार से इनकी मदद करने को तैयार नहीं है, हालांकि ये इजराइल का और इनका दबाव इसके ऊपर आ रहा है, तो उससे ओवरऑल सिचुएशन जो है वहां की वो बिगड़ती चली जा रही है। अभी मार्को रूबियो ने एक स्टेटमेंट दिया था कुछ समय पहले और उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि उन्होंने सीरियन गवर्नमेंट को कहा है कि आप इसको रोकने का पूरा प्रयास करें, लेकिन मुझे जो एकदम इमीडिएटली जो नजर आ रहा है पहले से ही इतनी खराब हालत में रहे सीरिया में और ज्यादा हालात बिगड़ने के चांसेस बनते चले जा रहे हैं। लगातार आपने खुद दिखाया किस बेरहमी से उस निहत्थे ड्रूज का उन्होंने कत्ल किया है। तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो गाजा से ज्यादा हालत यहाँ पर खराब होने की संभावना मुझे बनती हुई नजर आ रही है और वहां पर आज थोड़े दिनों के बाद आप थोड़े I wish it doesn't happen that way, लेकिन मुझे लग रहा है more visual breaking sir, क्योंकि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसमें स्वेदा में एचटीएस लड़ाकों के विध्वंस की एक और तस्वीर देखेगा और ये द्रूज की इमारतों में कैसे आग लगा दी गई, घरों और मकानों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है, उसकी तस्वीर है। आपको बता दें द्रूज नागरिकों को ढूंढ कर अब मारा जा रहा है। خط الاشتباك الأول احنا خط الاشتباك الأول الهواشم البقارة। और दक्षिण सीरिया में ही बेदुइन मिलिशिया का हमला और ये स्वेदा में रॉकेट लॉन्चर से हुए हमले की तस्वीर सामने आई है, जहां द्रूज लड़ाकों पर विरोधी गुटों के हमले जारी हैं और सिविल वॉर में अब तक 1000 लोगों की मौत।
सीरिया पर हमला करे इजरायल, एसटीएस के खिलाफ एक्शन ले इजरायल और द्रूज समुदाय के धार्मिक नेता की इजरायल से ये मांग, जहां द्रूज के इलाके पर कब्जा इजरायल करे। ये जो 6 तस्वीरें इस वक्त आपके साथ है, सामने है प्रोफेसर राजन, इन्हीं हालात पर आपसे सवाल कर रही हूं, क्योंकि अब जिस तरीके से इस वक्त सीरिया में जारी सिविल वॉर को लेकर अनुज माथुर सर ने भी बात कही, टाइमिंग सीज फायर के बाद के हालात की हमने सवाल उठा लिया, लेकिन किस एक्सटेंट तक ये जाएगा सर, यही अगला सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि स्वेदा में जारी जंग की तस्वीर हम देख रहे हैं, द्रूज में लगातार हो रही फायरिंग की तस्वीरें सामने आ रही है, बेदौइन के हमले की तस्वीर आपने देखी, एसटीएस का अटैक, स्वेदा कैसे खंडर बन चुका है वो बड़ी खबर है, और इजरायल से अब मदद की जो मांग की गई है इसकी खबर भी आपको दिखाई। लेकिन सिविल वॉर, जहां स्वेदा में जंग लगातार जारी है और द्रूज पर हो रही फायरिंग के साथ साथ ये लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है। आपको बता दें, कब्जे की स्वेदा में हो रही जंग को लेकर ही खबर बहुत बड़ी है, जहां सीरियाई सरकार के सीजफायर ऐलान के बाद और विध्वंसक सिविल वॉर होती जा रही है, और यही बड़ी खबर तस्वीरों के माध्यम से हम एक्सपर्ट्स के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि द्रूज के इलाके पर कब्जा इजरायल करे ये मांग भी उठा दी गई है, लेकिन सीरियाई सरकार के सीजफायर ऐलान के बाद और ज्यादा विध्वंसक हो चुका है सिविल वॉर। और इस बीच स्वेदा में ही द्रूज समुदाय, बेदुइन मिलिशिया और एसटीएस में युद्ध की लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आमने सामने की जंग में अब तक 980 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स में, और स्वेदा में ही द्रूज समुदाय के घर को भी आग लगाकर कैसे विद्रोही टारगेट कर रहे हैं उसकी तस्वीर आप देख चुके हैं। सीरियाई फोर्स का दावा यह है कि स्वेदा से बेदुइन मिलिशिया को बाहर निकाला। अब ओवर टू यू प्रोफेसर राजन, किस लिहाज से इसे इवैल्यूएट करते हुए समझा जाए, और यह भी किस एक्सटेंट तक बढ़ रहा है? देखिए, ये जो द्रूज का जो माइनॉरिटी है, ये सीरिया का लगभग 3% वहाँ का जो पॉपुलेशन है हुआ है, और वहाँ के जो आप जानते हैं कि सीरिया का जो इलाका है और जो इजराइल का जो नॉर्दर्न इलाका है, नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है, वो मिलता है, और बीच में गोलन हाइट है। और गोलन हाइट जो है वो पहले इजराइल ने सीरिया से ले लिया था, बहुत पहले की बात है। तो उसमें उस एरिया को डीमिलिटराइज रखना चाहता है, और इजराइल को यह भी डर है कि दमास्कस में जो अभी जो वहाँ पे जो जिसको जिहादी बोलता है, इस्लामिस्ट फोर्सेस बोलता है, तो उनको डर है कि कहीं वो इधर गोलन हाइट की तरह अपनी आर्मी को ना भेज दे। और ड्रूज के जो मिलिशिया है और ड्रूज जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इसका इजरायली आर्मी पे इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इजराइल में भी ड्रूज पॉपुलेशन लगभग 1.5 लाख के आसपास बताया जाता है, और बहुत सारे लोगों ने गजा में जो हमला हुआ था उसमें उसको सपोर्ट किया था। तो इस कारण से इजराइल काफी सिंपैथेटिक है ड्रूज कम्युनिटी को लेके। ड्रूज कम्युनिटी जो है, माइनॉरिटी कम्युनिटी, एक तरह से उस सिया से भी इन्फ्लुएंस है, लेकिन पूरी तरह से सिया भी उसको नहीं बोल सकते, और वो एक अब्राहमिक सीक्रेट, एक इsoteric रिलीजन के रूप में देखा जाता है, और उसके जो काफ़ी जो मैरिजेस होते हैं या फिर जो उसके रिचुअल्स हैं वो सुन्नी तो सर्टेनली अलग हैं, शिया से भी काफ़ी अलग हैं। तो इस कारण से ये कम्युनिटी वहाँ पे है, लेबनान में है, जॉर्डन में भी कुछ है, और दूसरे जगहों पे भी है, लेकिन संख्या काफ़ी कम है। लेकिन चूंकि इजराइल के स्टेट और मिलिट्री के इसके अच्छे संबंध हैं, तो इस कारण से इजराइल ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए और एक तरह से मैसेज देने के लिए वहाँ के जो सीरिया के जो रेजिम है उसको, कि आप इधर हमले नहीं करोगे और इस कम्युनिटी को पे हमले बिल्कुल भी नहीं करोगे। अंडरस्टूड। लेकिन अब इजराइल से जंग के लिए तैयार सीरियाई विद्रोही गुट, एक और बहुत बड़ी खबर है, और ये द्रूज के बाद यहूदियों से लड़ने का ऐलान किया गया है। आईएसआईएस समर्थित गुट की इजराइल को ये चेतावनी, द्रूज समुदाय को खत्म करने के बाद यहूदी होंगे निशाना, और सीरिया से युद्ध के लिए तैयार है 2000 लड़ाके। आपको बता दें, इजराइल से स्वेदा में युद्ध की तैयारी द्रूज लड़ाकों कर रहे हैं, और इजराइल में मौजूद द्रूज लड़ाकों ने दस्तावेज पर साइन किए हैं। दस्तावेज में आईडीएफ के रिजर्व सैनिकों के भी हस्ताक्षर हैं, और दस्तावेज पर इजरायली न्यूज एजेंसी की ये बड़ी रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है, इस बारे में इंफॉर्मेशन रखें आपके सामने। उससे पहले इजराइल से स्वेदा में युद्ध की तैयारी, और दस्तावेज में आईडीएफ के रिजर्व सैनिकों के भी हस्ताक्षर होने का दावा किया जा रहा है। तो बड़ी खबर है, सीरिया में युद्ध लड़ेंगे इजरायली द्रूज, और इजरायल के 2000 द्रूज लड़ाके सीरिया में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। स्वेदा में एसटीएस और बेदुइन मिलिशिया के खिलाफ युद्ध की ये तैयारी। 2000 द्रूज लड़ाकों ने इजरायली दस्तावेज पर साइन किए हैं। दस्तावेज में आईडीएफ के रिजर्व सैनिकों के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं, और सीरिया में घुसकर हमला करने की इजरायल में तैयारी को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट से करूं सवाल, उससे पहले इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इजरायल के रक्षा मंत्री कात्ज की यह धमकी, जहां सीरिया के राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं और इजरायल पर हमला कर सकते हैं लड़ाके। गोलान हाइट्स पर हमलावरों की नजर, कात्ज की तरफ से यह बड़ा दावा और बड़ा बयान। स्वेदा में सीरियाई सेना नहीं जाने देंगे।
और इस बीच खबर यह भी है कि सीरिया में जंग से जॉर्डन में भी टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि सीरिया से सटे बॉर्डर पर ही जॉर्डन ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी है और स्वेदा से सटे बॉर्डर को खोलने से ही मना किया। मानवीय सहायता के लिए भी बॉर्डर खोलने से इनकार कर दिया गया है। विनोद ऑगस्टीन सर, ओवर टू यू नाउ, क्योंकि सीरिया से सटे बॉर्डर्स पर जॉर्डन ने तो सैन्य तैनाती बढ़ा दी, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से अभी जिस स्तर पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, स्वेदा में ही सीरिया सेना नहीं जाने देंगे, कात्स का ये बयान, और गोलान हाइट्स जिसका प्रोफेसर राजन ने भी जिक्र किया, उनकी तरफ से, कात्स की तरफ से भी ये दावा किया गया कि गोलान हाइट्स पर हमलावरों की नजर है। देखिए, गोलान हाइट्स आज से नहीं, हजारों सालों से विवाद में रहा है, और आप ज्योग्राफिकली देखते हैं तो या मिलिटरीली भी देखते हैं तो गोलान हाइट्स एक डोमिनेटिंग, हमारे यहाँ उसको हम लूजली हम KDL कहते हैं, की डिफेंडेड लोकेशन। सो एक डोमिनेटिंग हाइट है, वहां से आप तीनों रास्ते खुलते हैं, आपको सीरिया के भी रास्ते खुलते हैं, वेस्ट बैंक के भी रास्ते खुल जाते हैं, इजराइल के तो रास्ते खुलते ही हैं। और गोलान हाइट्स अपने आप में, गोलान हाइट्स के लिए बहुत लोगों ने जद्दोजहद की है। आप विश्वास नहीं करेंगे, गोलान हाइट्स के बारे में ये तीनों अब्राहमिक किताब है, उसमें जिक्र है, आज से नहीं 2-3 हजार साल पुराना ये जगह है। और जो द्रूज की बात कर रहे थे, उसमें 2-4 चीजें और जोड़ना चाहूंगा। 8 लाख से 10 लाख के बीच का इनका आबादी है, और आज के तारीख में अगर इनके खिलाफ कोई मुहिम चलाया हुआ है सीरिया में, सीरियाई मुस्लिम्स जो हैं, वो आज से नहीं, ये भी बहुत पुराने समय से इनके खिलाफ चलता आ रहा है। इनका जो एक 11th सेंचुरी लीडर हुआ करते थे, शायद उनका नाम इस्माइल नाश्ताकीन अल ददराजी या हजरत राजी, ऐसे कोई नाम है इनका। इनका भी कत्लेआम के बाद ही ये सीक्रेटिव सोसाइटी बने और सीक्रेटली ये अपना वो करते रहते थे। आजकल ये बाहर हमें सुनने मिल रहा है इस लड़ाई की वजह से है, ये भी एक अब्राहमिक रिलीजन। तो ये एक सुरभि जी, एक देखा जाए एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में देखा जाना चाहिए, जो कि ये जूस के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसका सारा गुस्सा जो है द्रूस के खिलाफ निकालेंगे। हो सकता है इस मुहिम में पूरे के पूरे ये या तो खत्म हो जाए या फिर ना के बराबर रह जाएं, जैसे हमारे यहाँ ज़ोरास्ट्रियनिज्म के खिलाफ इन्होंने चलाया था और चंद पारसी इंडिया में बचे। इस तरह का हालात होने वाला है इनके साथ। वर्ल्ड रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही लैंडलॉक्ड हैं और चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अंडरस्टूड सर। लेकिन अब उस फ्रंट की बात करते हैं जहां लगातार हो रहे हमलों की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, और इस बीच आपको बता दें कि अब रूस पर हमला, नेटो से जंग, और आज बड़ी खबर उस लिहाज से समझिए जहां बहुत बड़ी खबर आई है कि कैसे मॉस्को समेत रूस के 9 बड़े शहरों पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तो खबर, रूस पर हमला, नेटो से जंग, 9 बड़े शहरों में हमलों का एयर रेड अलर्ट, और कुर्स्क, बेलगोरोद, ब्रियांस्क में एयर डिफेंस एक्टिव। हालांकि वेरोनेज, तुला, गलुगा में यूक्रेन के ड्रोन हमले को लेकर खबर है, हमलों की वजह से ही रूस में कई उड़ानें भी रद्द की गई हैं और रूस के एयरपोर्ट में भी हमले का अलर्ट है। तो मॉस्को समेत 9 अलग अलग जगहों पर हमले को लेकर आज ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है, और रूस के एयरपोर्ट में भी हमले का अलर्ट है। तो खबर है मॉस्को में यूक्रेन के नॉन स्टॉप ड्रोन अटैक को लेकर भी, और ये जेलेनिनग्राद इलाके में सबसे ज्यादा ड्रोन हमलों को अंजाम दिया गया है, और इन्हीं हमलों से कई रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें, मॉस्को के सभी एयरपोर्ट पर एयर डिफेंस एक्टिव है। मॉस्को में करीब 20 ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया गया है। और मॉस्को में ही लगातार दूसरे दिन बड़े हमले को कैसे अंजाम दिया गया, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, रिहायशी इमारतें टारगेट पर रही, हमले से कई जगहों पर लगी भीषण आग की ये तस्वीर देखिए जहां सड़क पर जलती नजर आ रही हैं गाड़ियां, और मॉस्को में भी इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिव हैं। मॉस्को पर ड्रोन अटैक की एक और तस्वीर, ये सबसे नया वीडियो जहां मॉस्को में डायरेक्ट अटैक यूक्रेन कर रहा है, और मॉस्को के बाहरी इलाके जेलेनिनग्राद में कोहराम मचा हुआ है। मॉस्को में रात भर धमाकों की गूंज सुनाई दी।
ड्रोन हमलों से मचे हड़कंप की ही ये तस्वीर आपने देखी। मॉस्को के बाहरी इलाके जेलेनोग्राद में ये सबसे ज्यादा हमलों को अंजाम दिया गया है और इन्हीं हमलों से कई रिहायशी इमारतों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। आपको बता दें, एक हफ्ते से मॉस्को के नागरिक ठिकाने टारगेट पर यूक्रेन के हैं और इस बीच भीषण आग की चपेट में इमारतें कैसे आई, गाड़ियां कैसे जली, उसकी तस्वीर आपने देखी। यहां तक कि सभी एयरपोर्ट्स पर एयर डिफेंस एक्टिव है और बड़े पैमाने पर इमरजेंसी सर्विसेज भी एक्टिव हैं। हालांकि कमिंग बैक टू यू विनोद सर, क्योंकि ये एक जिस तरीके से इस वक्त यूक्रेन सीधे मॉस्को को टारगेट कर रहा है, लेटेस्ट हमलों की तस्वीरों से साफ है कि मॉस्को में बड़े स्तर पर अलग अलग जगहों पर टारगेट सेट किए गए यूक्रेन की तरफ से। ओवर टू यू विनोद सर। सुरभि जी, हमें याद होगा पिछले बार जब पीस टॉक्स की बातें हो रही थी या फिर नेगोशिएशन की बातें हो रही थी, उस समय में भी इन्होंने ये अटैक किया था। तो ये जो अटैक है, आप इसको इसको ऐसे समझिए जैसे कोई जेलेंस्की को चला रहा हो कठपुतली की तरह। कोई ऐसा है इस पूरे खेमे में जो नहीं चाहता है कि नेगोशिएशंस हो सर, क्या या मॉस्को पे पीस टॉक अटैक का आगे फ्री बढ़े। हैंड मिल चुका है ऐसे में? ये जेलेंस्की सिर्फ एक ताश के एक पत्ते हैं। वो कोई जो इनको चला रहा है कौन है वो नहीं मालूम। हो सकता है कि जर्मनी से हो, पोलैंड से हो, या अमेरिका से हो, या कोई और यूरोपियन देश से हो, या फिर 2-3 देश मिलके ये कर रहे हो, जो ये नहीं चाहते हैं कि ये लड़ाई थमे, रुके, पीस की ओर जाए। तो जब भी नेगोशिएशन या पीस टॉक हो, ये लोग पुतिन को उकसाने की कोशिश करते हैं और ये ड्रोन अटैक करते हैं या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे ये नेगोशिएशंस और पीस टॉक स्कटल हो जाता है। ये हमें पैटर्न अगर कोई नजर नहीं आ रहा है किसी को, वो अंधा है। क्योंकि सारे न्यूज चैनल्स, हम भी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, सारे न्यूज चैनल्स इसको देख रहे हैं, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल हो या कोई भी हो, इसके बारे में इस कड़ी को जोड़ करके ये दिखाने की क्षमता नहीं रख रहा है कि हर बार ये कैसे ऐसे रिपीट होता जा रहा है। एग्जैक्टली सर। तो ये बहुत बड़ी एक साजिश है। बिल्कुल। हालांकि अब इस साजिश के तहत कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसी बारे में आज बहुत बड़ी खबरें आई हैं। अनुज माथुर सर, अगला सवाल आपसे लूंगी, उससे पहले बता दें कैसे रूस के 10 प्रांतों में यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक को लेकर खबर है। रूस के अंदर विध्वंसक ड्रोन हमलों से खौफ बढ़ चुका है। मॉस्को से ब्लैक सी तक रूसी ठिकाने टारगेट पर है। पश्चिमी रूस के कालुगा से कुर्स्क तक ड्रोन हमलों को अंजाम दिया गया है और करीब 100 ड्रोन मार गिराने का रूस की तरफ से भी दावा किया गया है। हालांकि यूक्रेन के इन हमलों की अलग अलग जगहों से आ रही तस्वीरों से साफ है कि किस तरीके से रूस भी विध्वंसक जवाब दे रहा है, क्योंकि रूस के सभी शहरों में एयर डिफेंस एक्टिव है। रात भर यूक्रेन के 93 ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया। 19 ड्रोन मॉस्को में तबाह करने का दावा किया गया। ब्रियांस्क में 38 ड्रोन नष्ट, कालुगा में 11 ड्रोन तबाह, तुला में 8, ओरियोल और नेवगोरोद में 5-5 ड्रोन को नष्ट करने का रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है। हालांकि आज एक और बहुत बड़ी खबर आई है और ये मॉस्को पर हमले के बाद जेलेंस्की का पुतिन को ऑफर है। अगले हफ्ते शांति वार्ता के लिए जेलेंस्की का ये प्रस्ताव, पुतिन के साथ आमने सामने बैठकर बात करने के लिए तैयार। शांति के लिए नेतृत्व स्तर पर बैठक जरूरी है और ये जेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। हालांकि इसी आधार पर अगला बड़ा सवाल यही होगा कि जेलेंस्की का आखिर इरादा है क्या, क्योंकि पुतिन के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत करने की जो बात जेलेंस्की की तरफ से कही गई है, क्या जेलेंस्की अब वाकई युद्ध विराम चाहते हैं? यही सवाल आपसे अनुज माथुर सर, क्योंकि अमेरिका से मिले हथियारों के बाद जेलेंस्की का मन क्यों बदल गया है, ये एक और बड़ा सवाल है। और क्या बातचीत में उलझाकर बड़े हमले की इसे तैयारी माना जाए? ओवर टू यू अनुज सर। तो भी मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, जब दोनों जो बेलिजरेंट स्टेट्स हैं, उन दोनों के जो डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं, जो डिजायर्ड एंड स्टेट इतने एक्सट्रीम पर हैं कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की बातचीत या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई अटेम्प्ट जो है वो कोई रिजल्ट ला करके आपको देगा। आप देखें, किसी भी हालत में रशिया जो है वो डॉनबास के इलाके पर उसके उत्तर नॉर्थ ईस्ट में और उसके साउथ वेस्ट में उन इलाकों को छोड़ने वाला नहीं है, क्रीमिया को वो छोड़ने वाला नहीं है। और यूक्रेन लगातार ये कहता जा रहा है कि आई विल टेक बैक एवरीथिंग इंक्लूडिंग क्रीमिया। तो जब आपके डिजायर्ड एंड स्टेट्स इतने एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि बातचीत पहली बार होगी। दूसरी बात अगर होगी सुरभि, तो उसका नतीजा क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। आपकी बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं वो एक ऐसा एक प्रिपरेशन टाइम को निकालना चाह रहे हैं ताकि वो ज्यादा विगर के साथ उसके ऊपर हमला कर सके। लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि जो
यूक्रेन कर रहा है, वो तमाम जो मेरे को नजर आ रहा है वो तमाम नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है। और वो ड्रोन से यहाँ हमला, मिसाइल से वहां हमला, उससे वहां हमला, उससे आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन कोई डिसाइसिव विक्ट्री आपको कोई नजर नहीं आएगी। जबकि रशियन एक्शंस जो है वो लगातार कोई ना कोई हर रोज कोई ना विलेज पे या किसी पीस ऑफ ग्राउंड के ऊपर लगातार कब्जा कर रहे हैं, और वो अपने डॉनबास के इलाके में और नीचे खैरसोन के इलाके में और बढ़ते चले जा रहे हैं आगे। तो मेरे को ये लगता है कि अभी एज इट स्टैंड्स नाउ इट इज ए बिग एडवांटेज रशिया, और उनको वो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में भी वो मिसाइल्स वेस्ट में और कीव में सब जगह फायर कर रहे हैं, प्लस दे आर गेनिंग ग्राउंड। डिसीजन किसी भी लड़ाई में जब तक आप ग्राउंड के ऊपर प्रोग्रेस नहीं करेंगे, कोई निर्णय आएगा नहीं। आप कितने भी बम गिरा के कितना नुकसान पहुंचा लें, लेकिन विक्ट्री तभी आएगी जब आप ग्राउंड पे करेंगे। उदाहरण के लिए जो यूक्रेन ग्राउंड में तो पूरी तरीके से ज़ेलेंस्की यूक्रेन वल्नरेबल हो चुके हैं। क्या यही वजह है कि अब सीधे मॉस्को पर हमले को अंजाम देने की हिमाकत ज़ेलेंस्की कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका और नेटो से मिले समर्थन के बाद सीधे जिस तरीके से मॉस्को को अब टारगेट किया जा रहा है, उसी आधार पर ये सवाल थे। और दूसरी तरफ ये कह देना कि शांति के लिए नेतृत्व स्तर पर बैठक भी जरूरी है, इसी आधार पर ये सवाल थे कि आखिर ज़ेलेंस्की क्या अब वाकई युद्ध विराम चाहते हैं। लेकिन इस बीच आज एक और बहुत बड़ी खबर आई है, जहां चीन में सबसे बड़ी बैठक का प्लान बन रहा है, और ये ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग की एक साथ बैठक के ही मेगा प्लान को लेकर खबर है। आपको बता दें, वर्ल्ड वॉर 2 की सैन्य परेड में भी हो सकती है मीटिंग, और सितंबर में ट्रंप को चीन आमंत्रित कर सकता है। और चीन के कॉलमर्स के हवाले से द टाइम्स की फिलहाल रिपोर्ट में क्या बड़ा दावा किया जा रहा है, ये खबर अब आपके सामने। और प्रोफेसर राजन, एक शॉर्ट रिस्पांस इस खबर पर, क्योंकि ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग, ये सबसे बड़ी बैठक जहां चीन बना रहा है त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का प्लान, और ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग की एक साथ बैठक कराने की इस योजना को समझना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर राजन, 3 सितंबर को वर्ल्ड वॉर 2 के सैन्य परेड के दौरान मीटिंग को लेकर खबर है, और ट्रंप को शिखर सम्मेलन के लिए चीन आमंत्रित कर सकता है। हालांकि पुतिन पहले ही जिनपिंग का आमंत्रण स्वीकार कर चुके हैं, और दुनिया में जारी तनाव, जंग और टैरिफ वॉर पर भी बात हो सकती है, जहां चीन सरकार के सूत्रों से ही फिलहाल कॉलमिस्ट जिन कैनरोंग का ये एक बहुत बड़ा दावा। इस पर आपसे सवाल करूं प्रोफेसर राजन, उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, जहां पुतिन, ट्रंप, जिनपिंग बैठक की रूस को जानकारी ही नहीं, और बीजिंग में त्रिपक्षीय बैठक का पता ही नहीं। रूस की तरफ से कहा गया वर्ल्ड वॉर 2 परेड के लिए चीन जाएंगे पुतिन, और क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का यह दावा, बीजिंग में ट्रंप से बातचीत अभी तय नहीं। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव का यह दावा, जहां आपको बता दें ये एक बड़ी खबर है, बीजिंग में त्रिपक्षीय बैठक का पता ही नहीं, रूस की तरफ से फिलहाल ये बात कही जा रही है। ओवर टू यू प्रोफेसर राजन। ये देखिए, ये तो अभी स्पेकुलेशन है, ये चीन कोशिश कर रहा है, हालांकि टाइम्स का रिपोर्टिंग है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गलत होगा, लेकिन शायद ये संभावना बताई जा रही हो कि इसकी संभावना हो सकती है। और अगर यह बैठक हुआ तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगा। मैं बताऊं कि चीन अपने आप को पीस मेकर, ग्लोबल पीस मेकर के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत दिन नहीं, कुछ दिन पहले की बात को, 2-3 साल पहले की बात, तो उस समय उन्होंने ईरान और सऊदी अरेबिया, जो कि एक आर्च राइवल के रूप में देखे जाते थे, उनको साथ में बुला के मिलवाया था। तालिबान के साथ भी उसने निगोशिएशन की कोशिश की थी। और अभी आप देख रहे हैं कि चूंकि ट्रंप ने 50 दिन का टाइम दिया हुआ, और 50 अगर 1 सितंबर या 2 सितंबर को मीटिंग होती है तो वो 50 दिन के दायरे में आएगा, यानी कि 50 दिन अभी खत्म नहीं होगा। तो वैसे में शायद अगर बीजिंग कोशिश कर रहा हो कि दोनों को बिठा के वहाँ पे रूस, यूक्रेन इत्यादि पे भी बात हो, फिर ग्लोबल ऑर्डर की बात हो, यह बहुत बड़ी संभावना होती है, और चीन के ग्लोबल स्टेचर को काफी ऊपर तक ले जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इतनी जल्दी इस ढंग की मीटिंग के लिए तैयार होगा, क्योंकि वह भी अपना जियोपॉलिटिक्स देखेगा, और उसको लगेगा कि शायद 1-to-1 बायलैटरल मीटिंग बेटर होता है इस ढंग के जो बायलैटरल है उससे। तो मुझे लगता है कि अभी कहना कुछ भी मुश्किल है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग प्रोफेसर राजन। लेकिन इस फ्रंट से फिलहाल जिस तरीके से खबरें आई उसकी तस्वीर अभी हम दिखा चुके हैं, लेकिन अब वापस आपको सीरिया से आ रही तस्वीरों के बारे में बताएंगे, क्योंकि सीरिया में सीज फायर टूटा है। और आपको बता दें, सीरिया से सटे लेबनान में इजरायल के बड़े हमले को लेकर ही अगली बड़ी खबर, जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायली एयर स्ट्राइक और हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का कमांडर सालेह। युमार इलाके में एक्टिव था हिजबुल्लाह कमांडर सालेह।
और ईरान के अबादान में धमाके से हड़कंप। बड़ी खबर है, रिफाइनरी में भीषण धमाके से सनसनी। जहां रिफाइनरी के बड़े हिस्से में लगी आग की तस्वीरें सामने आई हैं और रिफाइनरी के पंप में धमाके के बाद लगी आग। ईरान के अबादान में धमाके की ये तस्वीर। और आपको बता दें, रिफाइनरी में भीषण धमाके से सनसनी फैल चुकी है क्योंकि रिफाइनरी के बड़े हिस्से में आग का दायरा फैल चुका है। रिफाइनरी के पंप में धमाके के बाद ये आग। और ट्रंप की धमकी के बीच ईरान की तैयारी। एक और बड़ी खबर है, रूस पहुंचे ईरान के सेना प्रमुख मुसावी। यूएस इजरायल को लेकर भी चर्चा होगी, सीरिया युद्ध को लेकर भी बातचीत होगी। और ईरान पर इजरायल के बड़े हमले का खतरा। जहां इजरायल के हमले को लेकर अलर्ट और सीज फायर टूटा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। इजरायल पर भरोसा नहीं कर सकते, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया। और ईरान की अमेरिका को सीधी चुनौती। अमेरिका की धमकी से नहीं डरेगा ईरान, बिना संकोच के न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा ईरान। ईरानी प्रोग्राम को नहीं रोक सकते सैन्य विकल्प। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची की ये चेतावनी। तो नहीं रुकेगा ईरान और अमेरिका की धमकी से भी नहीं डरेगा ईरान। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह चेतावनी दी। अमेरिका के सैन्य धमकी से ईरान नहीं डरेगा। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को नहीं रोक सकते सैन्य विकल्प। और बात करनी है तो सैन्य महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करे यूएस। यही एक और बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि सवाल अनुज माथुर सर आपसे, जहां बातचीत करने की संभावना क्या आपको अभी भी लगती है कि इस लिहाज से दोनों एक दूसरे को मजबूर कर चुके हैं कि अब बातचीत के लिए दोनों पक्ष तैयार हो जाएं? सुरभि, देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये अभी जो जिस प्रकार की मनूवरिंग कर रहे हैं दोनों, अमेरिका और ईरान, उस मनूवरिंग से ये लगता है कि वो उन लोगों के भी दिमाग में कहीं ना कहीं कोई इस बात की उम्मीद बची हुई है कि शायद बातचीत हो सकती है। क्योंकि ये बात बिल्कुल निश्चित है कि अगर लड़ाई हुई तो ये बहुत ज्यादा ईरान के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज मेरे हिसाब से होने की संभावना पूरी है। क्योंकि आप देखिए किस प्रकार से उनके जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको डैमेज किया गया है उस 12 दिन की लड़ाई में, कैसे उनके ऊपर हमले हुए। हालांकि ईरान जो है वो नॉर्मल ये जो उनके जो हूती और हिजबुल्ला वो नहीं है, और शायद कहीं ना कहीं वही गलती करी थी ईरान ने और अमेरिका ने कि उनको समझा कि ये इतना कमजोर होंगे। ईरान हैज ए वेरी वेल ट्रेन्ड बैटल हार्डन्ड आर्म्ड फोर्स, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी, उनके पास एडवांस्ड वेपनरी की बहुत ज्यादा कमी है। और अगर इजराइल जो है वो लगातार, इजराइल अमेरिका कंबाइंड, उनके पास टोटल एयर कंट्रोल रहता है तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात ईरान को पता है, पहली बात। दूसरी बात सुरभि, ईरान के अंदर जिस प्रकार के हालात उभर करके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नजर आ रहा है कि वहां पर कोई तख्ता पलट या इस प्रकार का कोई काम ना हो। और इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि ईरान किसी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज बातचीत के लिए तैयार होने की संभावना मुझे नजर आ रही है। क्योंकि वो जो मेल्ट डाउन उनको अपने स्टांस में करना पड़ेगा। अगर वो मेल्ट डाउन नहीं होगा तो मेरे ख्याल से कोई सोल्यूशन इसका निकल नहीं पाएगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी भी उम्मीद किसी डायलॉग की बाकी बची हुई है और रेस्ट ऑल विल डिपेंड। लेकिन जिस तरीके के हमलों को लेकर तैयारी के प्रोजेक्शंस किए जाते हैं उसी लिहाज से आज एक और बड़ी खबर आई है और ये ईरानी मिसाइल के खिलाफ इजराइल की बड़ी तैयारी को लेकर खबर है। जहां इजराइल को एरो 4 डिफेंस सिस्टम तैयार है और हाइपरसोनिक मिसाइलों को तबाह कर सकता है एरो 4। आपको बता दें, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने की तैयारी के लिहाज से ये खबर समझिए। जहां आपको बता दें कि ईरान भी लगातार बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दे सकता है, उसी के तहत उसकी तरफ से भी बड़े प्रोजेक्शंस किए गए हैं। वहीं इजराइल की भी ईरान को दोबारा टारगेट करने की बड़ी तैयारी को लेकर बड़े दावे भी किए गए हैं। ऐसे में ईरानी हमले से बचने की तैयारी को लेकर आई बड़ी खबर, जहां इजराइल का एडवांस एरो 4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार बताया जा रहा है। 4000 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली मिसाइलें तबाह कर सकता है एरो 4। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिरा सकता है एरो 4। एरो 4 के साथ आयरन डोम का प्रोडक्शन इजराइल बढ़ा रहा है। एरो 5 डिफेंस सिस्टम पर भी इजराइल ने काम शुरू कर दिया है। हालांकि विनोद सर, आगे इसी बारे में सवाल आपसे भी करूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि चीन के साथ मिलकर बड़े युद्ध की तैयारी ईरान कर रहा है। रूस की मदद से युद्ध की तैयारी तेहरान कर रहा है। नए हथियारों के लिए चीन और रूस से मदद को लेकर रिपोर्ट में बड़े दावे किए गए हैं। एयर डिफेंस मजबूत करने में चीन की हिस्सेदारी को लेकर रिपोर्ट में फिलहाल बड़ा दावा किया गया है। तो एक तरफ इजराइल की बड़ी तैयारी, वहीं ईरान की भी युद्ध की तैयारी, और इजराइल के खिलाफ चीन और रूस से ईरान मदद मांग रहा है। यही एक और बड़ी खबर है। और नए हथियारों के लिए
चीन से ईरान को मदद और एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स चीन से मिल सकते हैं। फाइटर जेट्स के लिए रूस से भी डील कर सकता है ईरान और रूस से न्यूक्लियर प्रोग्राम को मदद मिलने की भी उम्मीद है। यही इस रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया जा रहा है। हालांकि विनोद सर ये बात उस लिहाज से समझाएं, क्या अभी तक ईरान ने भी टाइम बाय करते हुए ये समझा दिया है रूस और चीन को कि आखिर उसके लिए इस वक्त ये मदद कितनी ज्यादा जरूरी है? विनोद सर, रिक्वेस्ट यू टू अनम्यूट। सॉरी, इसमें जो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी ये बनता है, ईरान रशिया का दामन छोड़ के चाइना के तरफ रुख करना, रूस का अटैक और अभी जो सीरिया के ऊपर का अटैक और ईरान का जो हाइपरसोनिक वेपन है उसको एरो 4 का इस्तेमाल करके एंडो एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर इंटरसेप्ट करना जब MIRV स्प्लिट नहीं होता है। ये सब जो है इस पूरे इलाके को सुरभि जी एक मॉडर्न वॉरफेयर और कूटनीति के दायरे में आके खड़ा करता है। अगर आप इसको हम फौज में इसको नेट असेसमेंट कहते हैं, अगर आप नेट असेस करके देखते हैं इसको, आप इसके बारे में प्रोफेसर अमिताभ से भी डिस्कस कर सकती हैं। नेट असेस करके देखते हैं हम इसको, तो हमारी जो सुई जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ की जो सुई जो है उसकी झुकाव और थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होके रहेगा, लेकिन हम उसके करीब करीब पहुंचने की बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं इस पूरे इलाके में, और किसी को ये नहीं मालूम है कि उसका अपना एम क्या है। बैटल एम सबको मालूम है, लेकिन पूरे वॉर का क्या एम है किसी को कोई इल्म नहीं है। अगर आप ईरानियन लीडर्स को पूछेंगे क्या है आपका टोटल एंड स्टेट क्या चाहते हैं, वो बोलेंगे इजराइल की तबाही। इजराइल को आप एंड स्टेट क्या चाहते हैं, वो बोलेंगे हम वी वांट टू प्रिजर्व आवरसेल्व्स, कि हम अपने देश को बचा रहे हैं। सीरिया के एंड स्टेट को पूछेंगे तो आपको हजारों जवाब मिलेंगे। तो ये पूरा जो है इट इज बिकमिंग लाइक, भारत में कहते हैं ना, इट्स बिकम लाइक अ खिचड़ी, और इस खिचड़ी से क्या नतीजा निकलेगा राम जाने। सो इज द रीजन कि अलग अलग फ्रंट पर सिचुएशन जिस लिहाज से एस्केलेट हो रही है, यही उसी आधार पर एक्सपर्ट्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच येलो सी में सामने आए रूस और जापान, ये एक और बड़ी खबर है। जापान की बॉम्बर तैनाती से रूस में टेंशन बढ़ गई है और अमेरिका के साथ जापान के सैन्य अभ्यास का भी दावा किया जा रहा है। युद्धद्वीप के नजदीक B-52H की उड़ान, रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा। तो रूस वर्सेस जापान, नया वॉर फ्रंट, क्योंकि येलो सी में जापान के बॉम्बर की तैनाती से रूस भड़क गया है और दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के नजदीक B-52H बॉम्बर्स की उड़ान, जहां अभ्यास में दक्षिण कोरिया के F-16 और जापान के F-2 फाइटर जेट और पूर्वी चीन सागर में अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया का ये सैन्य अभ्यास। रूस के विदेश मंत्रालय ने जापान को कड़ी चेतावनी भी दी है। जापान के एयर स्पेस में रूसी घुसपैठ का जवाब देने के लिए जापान का एक्शन, यही एक और बड़ी खबर। लेकिन अब देखिए किस तरीके से रूस और यूक्रेन में लगातार हो रहे हमलों के बीच रूस पर हमला और नेटो से जंग, क्योंकि यूक्रेन के सुमी में भी रूस के विनाशक हमलों को लेकर खबर बहुत बड़ी है। और आपको बता दें 12 फैब बॉम्ब से शोसेत्स्का को दहला दिया गया है और ये हमले में गोला बारूद फैक्ट्री को कैसे तबाह किया गया उसकी तस्वीर देखिए। तो 12 फैब बॉम्ब से सुमी को टारगेट किया गया है और सुमी में लगातार आगे बढ़ रही है रूस की सेना। एक और बहुत बड़ी खबर है और ये सुमी के यूनाकोव्का पर भीषण हमले को लेकर खबर है, जहां जंगली इलाकों में कई धमाकों से दहशत। कोंद्रातोव्का में यूक्रेनी सेना का जवाबी हमला, कई जगहों पर आमने सामने की लड़ाई जारी है। तो सुमी में जारी विध्वंस की ये तस्वीर, जहां यूक्रेन की सुमी में रूस के नॉनस्टॉप हमले जारी हैं और शोसेत्स्का इलाके में 12 फैब बॉम्ब से हमलों को अंजाम दिया गया। रूस के हमले में गोला बारूद और फैक्ट्री पूरी तरीके से नष्ट करने का दावा। यूनाकोव्का के जंगली इलाकों में भी धमाकों से दहशत है और कोंद्रातोव्का में यूक्रेनी सेना के जवाबी हमले को लेकर भी खबर। वोरोशिनो समेत कई जगहों पर आमने सामने की लड़ाई जारी है।
स्थानीय लोग हमले के जो वीडियो बना रहे हैं उसे भी शेयर कर रहे हैं। हालांकि यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में रूस है, ये एक और बड़ी खबर है। और ये यूक्रेन पर 2000 ड्रोन से एक साथ हमले की योजना। आपको बता दें, जर्मन जनरल क्रिश्चियन फ्राइडिग का ये बड़ा दावा, रूस के ड्रोन हमलों को रोकना नामुमकिन, क्योंकि गेरान 2 ड्रोन के लिए पैट्रियट का इस्तेमाल बेकार। तो खबर है, यूक्रेन पर 2000 ड्रोन से हमले की तैयारी में है रूस। और यूक्रेन पर सबसे बड़े ड्रोन हमले की तैयारी में रूस बताया जा रहा है। रूस के अलग अलग शहरों में ही 2000 ड्रोन अटैक। और आपको बता दें, जर्मन मेजर जनरल क्रिश्चियन फ्राइडिग का ये बहुत बड़ा दावा, सस्ते कैमकाजी ड्रोन से हमले की रणनीति रूस अपना रहा है और गेरान 2 ड्रोन के लिए पैट्रियट का इस्तेमाल मूर्खता है। हालांकि कम दूरी के एयर डिफेंस और ऑप्टिक्स और थर्मल इमेजर्स की जरूरत, बड़े पैमाने पर कैमकाजी ड्रोन का निर्माण कर रहा है रूस, यही एक और बड़ा दावा किया गया है। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट से सवाल करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन में हमलों के बीच आमने सामने रूस और नेटो। और आपको बता दें, ये खबर है, नेटो के फाइटर जेट्स ने अब स्क्रैम्बल कर रूस को वार्निंग दी है। एक हफ्ते में दूसरी बार एक्शन में नेटो के फाइटर जेट्स। बॉर्डर इलाकों में पोलैंड और स्वीडन के फाइटर जेट्स तैनात हैं। पोलिश रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशंस का ऐलान किया है। पश्चिम यूक्रेन में हमला, नेटो हाई अलर्ट, क्योंकि यूक्रेन में हमलों के बीच आमने सामने रूस और नेटो के फाइटर जेट्स ने स्क्रैम्बल को रूस को ये वार्निंग दी है। एक हफ्ते में दूसरी बार एक्शन में नेटो के फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं। एक शॉर्ट रिस्पांस अनुज माथुर सर आपसे लूंगी, क्योंकि खबर इस लिहाज से समझनी जरूरी है कि कैसे एक हफ्ते में दूसरी बार एक्शन में नेटो के फाइटर जेट हैं और बॉर्डर इलाकों में ही उड़े हैं पोलैंड और स्वीडन के कई फाइटर जेट्स। पोलैंड और बाल्टिक देशों में हमले की आशंका में उड़ान और मिसाइल हमलों की आशंका में नेटो एयर डिफेंस और रडार सिस्टम भी एक्टिव। रूस के कैलिनिंग्राड बेस पर भी नेटो कमांड सेंटर की नजर है। यही कुछ दिन पहले भी बड़ी खबर सामने आई थी। एक शॉर्ट रिस्पांस अनुज माथुर सर। देखिए, कैलिनिंग्राड का सवाल है, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि कैलिनिंग्राड बिल्कुल रूस का हिस्सा है और उसके ऊपर कोई भी मिस एडवेंचर या कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हमला जो है वो डायरेक्ट रूस के ऊपर हमला होगा। और मुझे लगता नहीं है कि नाटो आज की परिस्थिति में जो अभी हालात हैं उसमें अपनी तरफ से लड़ाई शुरू करके रशिया के साथ डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होगा। दूसरी बात, जहां तक सवाल पोलैंड का और स्वीडन का अपने उसमें करने का, ये लोग डिफेंसिव तैयारी कर रहे हैं। इनको ये जो बैटल इंडिकेशंस निकल करके सामने आ रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि एक बार यूक्रेन के ऊपर अपना मकसद हासिल करने के बाद रशिया वॉर को ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में एक्सटेंड कर सकता है। और इसी वजह से उन्होंने अपनी जो डिफेंसिव एक्टिविटीज हैं, डिफेंसिव कोऑर्डिनेशंस हैं, उनको कहीं ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की है। और ये जो स्क्रैम्बलिंग हो रही है, ये भी एक्चुअली ये काफी खतरनाक सिद्ध हो सकती है सुरभि, क्योंकि अगर इसमें एक जरा भी गलती होगी तो इट कैन स्पार्क अ वॉर। मैं उनसे बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं। वी आर डेंजरसली गेटिंग क्लोजर टू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। Understood, sir. Thank you for joining Anuj Mathur, sir. Thank you for joining Vinod Augustine, sir.